आपके पास आता हूँ। एक मिस्टर उमेश फाल्दू है, हमेशा कहते हैं कि मेरा ईमेल एड्रेस चाहिए। भाई मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, नीचे लिख चुका हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आपको पढ़ना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाना नहीं, तो मैं क्या करूंगा। और शायद ये आपने कई बार पहले भी बात कही है, लेकिन आप शायद डिस्क्रिप्शन में और क्या कहते हैं कि टाइटल में जाना नहीं चाहते, तो कोई क्या कर सकता है अल्टीमेटली। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। हमारे दर्शक भी कई बार अनभिज्ञ हो जाते हैं, और जो बात कहते हैं, कभी कभी लिखते हैं, वो उसको देखते ही नहीं है। तमकीन साहब, जो बात हरि भाई ने कही और नेहा भी कह के गई हैं, मुझे भी कई बार समझ में नहीं आता कि सवाल तो जनता से भी अब बनता है। अब मैं इंडिया गठबंधन से क्यों पूछूं, और नरेंद्र मोदी से क्यों पूछूं, या फिर एक द्रौपदी मुर्मू से या धनखड़ से क्यों पूछूं। फिर मैं, सवाल तो जनता से है कि जनता को कौन सा तंत्र चाहिए। लोग कहेंगे भाई अभी तो 22 करोड़ 90 लाख वोटर थे इनके पास। मैं तो कहता हूं अब तो 30 करोड़ हो गए इनके पास। मैं मानता हूं 5 साल में इतने तो बढ़ ही गए होंगे, 30 करोड़ हो गए हैं, और 30 करोड़ के साथ ये शासन कर सकते हैं। और फिर ये कहना कि नहीं इनके पास 37% है, 63% इनके साथ में नहीं है। लेकिन शासन जो होता है, वहां पे 63% वाला शासन नहीं करता है, क्योंकि वो बटा हुआ है। जिसको कंसोलिडेटेड 37-40% मिलते हैं, वही राज करता है ना। तो अगर बहुत बड़ी जनता, जो कि एक किस्म से कहा जाए 40% जनता कह सकते हो, ऑलमोस्ट एनडीए के सारे सदस्यों को मिला लो, तो 40% जनता को इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आजाद हैं या गुलाम हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम एक आजाद मुल्क में हैं, गुलाम मुल्क में हैं। लेकिन हाँ, भारत की बहुत सारी जनता को अब पता लगना शुरू हो गया है, जब वो कहानियां पढ़ते थे कि हम प्रीवियस जो रेजीम्स थे उसके अंदर हम गुलाम थे, तो गुलामी किसे कहते हैं। अब इस बात का आभास होना शुरू हो गया है कि गुलामी किसे कहते हैं। बल्कि मैंने तो एक बनाया था, ये 10 साल जो हैं, जो गुजरे हैं, ये गुलामी के सालों में से गिने जाएंगे। ये हिंदुस्तान के इतिहास में काले पन्नों के साल हैं। ये हम 10 साल से गुलाम हैं। हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा बोलना, हमारा कम्युनिकेशन, सब कुछ हमसे छीन लिया गया है, बचा ही नहीं कुछ भी। लेकिन कम से कम 40% लोगों को यह पसंद है कि कोई उन्हें डंडे से हाके, एक रेवड़ की तरह, भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है ना, हाथ में डंडी लेके। और हिंदुस्तानी हम गुलाम मानसिकता वाले लोग उठकर खड़े होने को तैयार नहीं है। चंद लोगों को छोड़कर, हमेशा बात कहता हूं, चंद लोगों को छोड़कर ऐसा लगता है कि कौम की रीढ़ की हड्डी टूट गई है ही नहीं। तमकीन साहब जी वोरा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और बड़ा अच्छा आपका टॉपिक है, और बहुत अहम बात यह है कि जहां सवालों के घेरे में आपने कहा जनता भी आ सकती है, उससे भी सवाल कर सकते हैं, हम अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि आखिर हम क्या सोचते हैं, हम अपने को समझते क्या हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपने को पहचानते ही नहीं। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, इसमें मालिक जनता ही होती है। ये बात ऐसे दब गई, इतनी ज्यादा भूल में आ गई जनता के, कि जनता अपने को प्रजा समझ रही है। अधिकारी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव क्लास हो, वो ऑर्डर देने के, वो एक तरीके से हमारे हाकिम बन गए। जो नेता हैं वो भी हाकिम बन गए, हालांकि वो सेवक थे। और जनता को जब उन्हें चुनने का अधिकार था, वो जनता के पैसे से सैलरी लेते हैं, जनता से सब हर तरीके से वो जनता के लिए जवाबदेह हैं। लेकिन जो चेंजेस आए, वो अभी किसी को एहसास भी नहीं हो रहा कि हम डेमोक्रेसी को कहाँ पीछे छोड़ के चले आए। और जब कोई चीज आपके पास होती है माफ कीजिएगा, जब आपके पास कोई चीज होती है तो आपको उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जब एक बार वो छिन जाती है तो खून के आंसू रोता है इंसान कि आखिर ये चीज क्यों चली गई। और फिर उसे पाने के लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई आपने देखा देश आजाद करने के लिए जैसे की गई, कितनी लाखों लाख कुर्बानियां दी गई, कैसे कैसे मुश्किल के दौर आए, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन आज जब हम आसानी से उस माहौल में जीते आए, वही मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, जिस तरीके से आपने यही टॉपिक आप लेते हैं, आपके मन में दर्द है इस बात को कि काश ये लोग इतना तो समझ लें कि हम किस अंधे कुएं में जाके गिर रहे हैं, वहां से वापसी नहीं हो पाएगी।
उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, सब लोग ऐसे ही रास्ते पे जा रहे हैं अंधेरी गली में। तो बात क्या थी कि जैसे आपने अभी ऑस्ट्रेलियन एक लीडर की बात कही, उनका ट्वीट सुनाया, आपको अगर याद हो तो आपके ही प्रोग्राम में मैंने काफी पहले सितंबर में जब बाइडेन साहब आए थे यहाँ पे, जिनको कहा जाता है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, और ये है उनका इतना हो रहा है, उन्होंने यहाँ भारत में G20 में आने के बाद अपने साथ एक प्रेस की बड़ी टीम ले के आए थे, जो उनका प्रोटोकॉल है, अमेरिकन प्रेस चलता है साथ में, और वो सवाल करते हैं अपने प्रेसिडेंट से। तो इंडिया में वो प्रेस से मिल भी नहीं पाए और प्रेस उनसे सवाल ही नहीं कर पाया। आरोप लगाया गया कि वो भारत सरकार ने उनको मिलने नहीं दिया, सवाल करने की या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की या प्रेस से मीट करने की इजाजत ही नहीं मिली। उसके बाद वो यहाँ से इंडिया से गए और फौरन ही रास्ते में उनको वियतनाम जाना था, वहां पे उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। तो ऐसा तो नहीं मैं मान सकता कि क्या बाइडेन साहब इतने कमजोर, इतने लाचार थे जैसे कि हम लोग अपने को महसूस करते हैं, कि वो अपनी प्रेस से जिसको वो साथ में लेके आए उनसे बात ना कर सके। ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या है? फिर ये है कि देखिए, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका जो है वो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहलाती है और अपने को एक अगवा कहती है डेमोक्रेसी का। हालांकि उनके इंटरेस्ट में जहां जहां तानाशाही होती है वहां तानाशाही बना के रखते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, उनका चहीता हो जाता है, कुछ भी करते रहे वो। इसी तरीके से जहां जहां उनको एक्शन लेना होते हैं वो डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे कितनी सरकारें गिराया करते हैं, जोड़ तोड़ किया करते हैं। भारत में वो आके इतने लाचार थे, इतने मजबूर थे कि वो अपनी प्रेस को बात नहीं कर सके। ये मैसेज था दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन थी कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ये जताना चाहते थे वो वर्ल्ड को, और वो जता के चले गए। उसका देखिए आफ्टर इफेक्ट आज ट्वीट की शक्ल में आपको, कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया की डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन यानी चेंजेस आ रहे हैं, ये लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ जा रहा है, ये उनका आरोप है। तो इसकी तरफ जाने में अगर कोई मदद कर रहा है या कोई इसके पीछे थिंक टैंक है, इसके पीछे किसी का दिमाग है, तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड है। इस बात को ऑस्ट्रेलियन अगर कोई नेता कहता है तो ये बात तो हम आप पहले भी कर चुके हैं, उनको आज समझ में आ रही है, ठीक है, उनको अभी भी आ गई तो बड़ी बात है। इसी तरीके से हम जनता को अगर आप जाके देखें कि जिस तरीके से जनता ने पिछले दिनों में, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि सड़कें सूनी हो गई। किसान आंदोलन हुआ, उसमें 700 से ज्यादा जो किसान हैं उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और वो डटे रहे। उसके अलावा अग्निवीर योजना जब लागू की गई थी उस समय आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, और वो प्रदर्शन कुछ ज्यादा भी बढ़ गए, जो कि मैं समझता हूँ उसको हम ठीक या जायज नहीं ठहरा सकते। आगजनी हुई, पथराव हुआ, लेकिन वो युवा थे जिनको एक गम था, एक दर्द था कि आखिर हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा। वो प्रदर्शन पे उतरे और उन्होंने हिंसा भी की। लेकिन उन सब के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? वही लोग जो प्रदर्शन करने गए थे मजबूर होकर लाइनों में लगे और अग्निवीर की भर्ती में उनका नंबर भी नहीं आया, कुछ का आया, कुछ बेचारे वापस चले गए। तो जिस तरीके से आज हमारे देश में लोकतंत्र को एक तरीके से तानाशाही भी नहीं कहना चाहिए, मोदी जी सत्ता के एक आइकॉन हैं, सत्ता के एक सबसे बड़े केंद्र हैं, उनको उनकी जो परिस्थितियां हैं वो देश और सत्ता इसको मिक्स कर दिया गया। यानी अगर आप आज कुछ आलोचना सत्ता की करेंगे तो वो देश की आलोचना कर रहे हैं, आप देशद्रोह कर रहे हैं। आप अगर पहले हम सुनते थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर्स, इनको ये इम्यूनिटी प्राप्त थी कि उनका कार्टून नहीं बनता था,
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के भी कार्टून बना करते थे, उनकी भी मिमिक्री हुआ करती थी, लेकिन लीगली आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कार्टून नहीं बना सकते थे। और गवर्नर्स का, वो एक संवैधानिक संस्था थी, उनका एक प्रोटोकॉल था। लेकिन आज तो आप किसी को भी अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो उसको नागवार गुजरे तो सीधी आप निशाने पर हैं। तमाम चीजें खुली हुई हैं, FIR भी खुली है, और भी तमाम तरह से ट्रोल किया जाता है। तो जबान बिल्कुल आपकी एक तरीके से कैद कर दी गई, ताले में है। आप अगर एक शब्द भी ऐसा बोलना चाहें जो कि उनकी पसंद के खिलाफ हो, तो वो देशद्रोह माना जाएगा। उसमें फिर आपका पूरी हिस्ट्री निकालेंगे और 10 सवाल आपसे करेंगे कि अच्छा, आज आप बोल रहे हैं वोरा साहब, उस समय कहाँ थे जब कश्मीर में पंडितों के साथ हो रहा था? उस समय कहाँ थे जब ये हुआ था? जब आपने क्यों नहीं, उन्होंने ये क्यों नहीं करा था? मतलब आपकी बात अगर कितनी भी लॉजिकल हो, उसी तरह के 10 सवाल आपके सामने रख दिए जाएंगे और आपको खामोश कर दिया जाएगा। सर, अब तो अडानी का क्रिटिसिज्म भी आतंकवाद के रूप में काउंट किया जाएगा कि आप भारत की इकोनॉमी को बेंड करना चाह रहे हैं, आघात पहुंचा रहे हैं। ये पहले कभी नहीं था। एक भारत की अर्थव्यवस्था को, मॉनेटरी पॉलिसी को अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू टेररिज्म। बल्कि आप देखिए, मुझे कुछ और भी इससे आगे की चीज नजर आ रही है। आई थिंक हो सकता है ठीक हो या गलत हो, लेकिन हो सकता है हम आप ये भी देखें कि मोदी जी जो है एक भगवान की तरह उनको हम मान लें, और उनके लिए कोई भी आप ऐसी बात जो कह दिया वो एक आदेश है, भगवान का हुक्म है और उसको मानना ही पड़ेगा। पूरा देश उसके लिए नतमस्तक होगा, और जो उसका विरोध करेगा वो तो फिर आप समझ लीजिए कहाँ है, वो तो किसी जगह स्टैंड ही नहीं करता। तो जहां लोकतंत्र की बात करें हम, उसके एथिक्स की बात करें, तो जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हम मालिक हैं, हम प्रजा नहीं हैं। शायद उनको ये एहसास आ जाए कि हाँ वाकई हम मालिक हैं। अब रही बात उसको भुलाने के लिए, उस चीज को जो उनका राइट था, उनके राइट से हटाने के लिए हम उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम उनको फ्री डेटा दे रहे हैं, हम उनको तमाम 2,38,000 करोड़ का लोन माफ कर रहे हैं अलग अलग क्लासेस में। चाहे एलीट क्लास है, इंडस्ट्रियलिस्ट का लोन माफ हो गया, आम जनता जो जरा कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है वो, आज आप अगर मोबाइल का रिचार्ज कराने जाएं और सिर्फ इतना कहें कि साहब मुझे ओनली फॉर टॉक टाइम चाहिए, मुझे डेटा की जरूरत ही नहीं है ही नहीं मुझे, कहेंगे नहीं डेटा तो मिलेगा आपको तो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा सोर्स है हमारे मन मस्तिष्क पे कब्जा जमाने का। हमारे पास जो मैसेज आते हैं, हम जो व्हाट्सएप पे देखते हैं, हम जो ट्विटर पे देखते हैं, हम जो सोशल मीडिया में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, उनमें बड़ी तादाद ऐसी है जो हमारा माइंड मेकअप करती है, हमें ये बताती है कि हम राष्ट्रवाद पे, राष्ट्र क्या है और सरकार क्या है वो कुछ अलग अलग नहीं है। आज सरकार के जो फैसले हैं वो सिर्फ देश को बचा सकते हैं, और उनकी आलोचना करना इसका मतलब देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है।